जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे चीन से आई एक बीमारी जो रिश्ते तो खराब कर ही रहा है, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का ये तरीका लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेगूसराय में पति अपनी पत्नी को रील्स बनाने से मना करता था। पत्नी के ना मानने पर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। अलवर शहर में एक महिला रील्स बनाती थी। रील्स पर भद्दे कमेंट्स आने की वजह से पति ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद को खत्म कर दिया। बिलासपुर में एक 22 साल का लड़का रील बनाने के लिए छज्जे पर चढ़ गया। रील तो बन गई पर उस पूरी प्रोसेस में वो खुद खत्म हो गया। हालिया कुछ सालों में कैसे सोशल मीडिया ने हमारी लाइफस्टाइल को बदल कर रख दिया है, इसका इल्म तो हम सबको कहीं ना कहीं है। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया हम सब पर अब हावी हो चुका है। अब हालात ऐसे हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहे बल्कि सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया ने हमारी जनरेशन, इनफैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत हद तक बर्बाद करने का काम कर दिया है। क्यों आज की डेट में बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब सोशल मीडिया के पीछे पागल हुए पड़े। कैसे ये सोशल मीडिया हमारे दिमाग के साथ में खेल रहा है। कैसे कुछ लोग सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्यों हम सबका ब्रेन वॉश इस तरह से हो चुका है कि हम 30 मिनट की एक वीडियो देखने के बजाय खुद को तैयार कर पाते हैं एक एक मिनट की 30 वीडियो देखने के लिए। स्मार्टफोन्स ने हमारी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। ये हमें डम बना रहा है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन से भरी उस दुनिया में जी रहे हैं। कायदे से स्मार्टफोन को हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन स्मार्टफोन अब हमें कंट्रोल कर रहा है। आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं बल्कि सॉल्यूशन के बारे में भी बात करें। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे फिर से अपनी लाइफ को ट्रैक पर ला सकते हैं, कैसे आप खुद को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। आइए जरा इसी बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स और इसकी लत से छुटकारा पाने के तरीके तो काफी सारे। तो आइए जरा समझते हैं कि सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स और इसकी लत से छुटकारा पाने के तरीके क्या है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, और क्योंकि सॉल्यूशन और कंक्लूजन की बात तो ऑब्वियस सी बात है, आखिर वही करें। देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज वर्ल्ड वाइड रील्स का खुमार फैलता जा रहा है। लोगों के दिमाग पर यह कुछ इस तरह से हावी हो गई है कि लोग भूल गए हैं कि ये प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। आज की डेट में इस प्लेटफॉर्म पर लोग वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। शुरुआत में जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे वो बस 2-4 हैं, मतलब वो और अभी रिसेंट के, पर ऐसी खबरें आपको आए दिन कहीं ना कहीं सुनने और पढ़ने को मिलती ही रही। परेशानी की बात तो ये है कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंडिया में जो सबसे पहले रील एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था वो एक तरह से हम कह सकते हैं डब स्मैश था, लेकिन जो पॉपुलर हुआ वो टिकटॉक था। टिकटॉक का नाम पहले म्यूजिकली हुआ करता था। ये चाइना वालों की ऐप थी और इंडिया में इसे 2015-16 के बीच में लॉन्च कर दिया गया। पर जब 2020 में एलएसी विवाद हुआ तब इंडिया और चाइना के बीच में काफी सारी बातें बिगड़ने लगी और उसके बाद ही इन सारी एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया गया, जो मेरे ख्याल से मोदी जी का अब तक का एक बेस्ट डिजिटल डिसीजन था जो लिया गया था। लेकिन तब तक शायद बहुत देर भी हो चुकी थी, क्योंकि बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को सबको इसकी लत लग चुकी थी। मकसद सिर्फ फेमस होना था। पहले तो लोग गाने और मूवी के डायलॉग्स की लिपसिंग करते, पर धीरे धीरे लोगों ने अपना कंटेंट लाना शुरू कर दिया। कुछ ने तो सच में अपने टैलेंट से इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया कि यार कैसे दुनिया को आप अपने वाकई में टैलेंट का कायल बना सकते, पर कुछ को बस फॉलोअर्स बढ़ाने, फेमस होना, फिर चाहे उन्हें उसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो टिकटॉक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थी। ये एक डेटा कलेक्शन कंपनी थी जिसका कंटेंट बहुत अलग था। मतलब यहाँ पर एक तरीके से लोगों का जो पर्सनल डेटा था वो कलेक्ट किया जा रहा था। आपको सिर्फ एक बाहर झांकी दिखती थी, अंदर कुछ और काम हो रहा होता। चाइना में इस प्लेटफॉर्म का यूज एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए किया जाता है, पर भारत में तो इस एप्लीकेशन पर एक अलग ही तरह का कंटेंट चल रहा था। अश्लीलता भी फैलनी शुरू हो चुकी थी। कुछ कंटेंट तो ऐसे थे जिसके लिए डॉक्टर्स को भी आर्टिकल्स लिखने पड़ गए थे कि इस तरह के कंटेंट कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बच्चों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल होने वाला रील बच्चों के माथे पर अंडा फोड़कर पेरेंट्स ऑमलेट बना रहे थे, वो वाला। और ऐसे स्टंट वाले रील्स भरे पड़े थे जो लोग ट्राई करने से पहले सोच भी नहीं रहे थे कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत भी करने की कोशिश करी, स्टैंड भी लिया कि ऐसे कंटेंट्स के खिलाफ आप कुछ तो कदम उठाइए। उसका तो कुछ असर नहीं हुआ, पर ये टिकटॉक भारत में उन चीजों के कारण, उन प्रोटेस्ट के कारण इतना फेमस हो चुका था कि इसके बैन होने के बाद दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ये पता चल चुका था कि ये कितना सक्सेसफुल एप्लीकेशन है। और ये सब देखते हुए इंस्टाग्राम पर रील्स आ गई, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स आ गए और तरह तरह के प्लेटफॉर्म ने अपने अपने इसी तरह का फीचर लॉन्च कर दिया ताकि उनके एप्स पर भी एंगेजमेंट बनी रहे। अगर आप थोड़ा पीछे 2020 में जाकर टिकटॉक बैन से रिलेटेड खबरें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ही लोग डिप्रेशन में चले गए थे। कितनों ने ये सोचकर कि उनका तो करियर ही खत्म हो गया, सुसाइड तक लोगों ने कर लिया था। और उसी वक्त अगस्त 2020 में इंस्टाग्राम ने मौके का फायदा उठाया और अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हुए रील्स के फीचर को लॉन्च कर दिया। सारी की सारी टिकटॉक ऑडियंस इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो गई। उसके बाद यूट्यूब को भी ये समझ में आ चुका था कि बिना शॉर्ट वीडियोस के वो रील्स बनाने वाले लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो बिना देरी किए सितंबर 2020 में ही यूट्यूब भी शॉर्ट्स का सेक्शन लेकर आ गया। और इसके बाद
फेसबुक कैसे पीछे हट सकता था? तो इसने भी मार्च 2021 में रील्स लॉन्च करके मार्केट में अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करा दिया। इन प्लेटफॉर्म्स पर फेमस होने वाले लोगों को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब जो अपने जानने वाले लोगों को प्रभावित कर सके कोई बात बताकर। पर क्या आपको लगता है कि इन इन्फ्लुएंसर से किसी का भला हो रहा है, या ये नए तरीके से लोगों को उल्टा और बीमार कर रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं? जो लोग सोशल मीडिया से फेमस हुए हैं और ढेर सारे पैसे भी बना रहे हैं, उन लोगों ने इतना ज्यादा शो ऑफ किया है कि लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि हम भी बहुत पैसा बना सकते हैं सोशल मीडिया से, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फेमस होने के लिए अश्लीलता परोसना भी शुरू कर दिया। इन प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग तो अपने प्राइवेट मोमेंट्स को ही कंटेंट बनाकर पोस्ट और अपलोड कर देते हैं। शुरुआत में तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब ऐसे कंटेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई जाने लगी। कुछ समय से देखा यह गया है कि लोग धार्मिक स्थलों का प्रयोग रील्स बनाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब मंदिर प्रशासन भी अलग अलग जगहों पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सख्त होता जा रहा है और इन हरकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उसी समय तुरंत उठाना भी शुरू कर दिया। एक ऐसा ही मामला उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुआ था, जब दो लड़कियां वहां रील बना रही थी। सुरक्षा कर्मियों के मना करने पर लड़कियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ ही मारपीट का मामला शुरू कर दिया। ये मामला जब सामने आया तब लोगों ने वही कहा कि यार, मंदिर प्रांगण में आप आखिर नाचने के लिए जा रहे हो या फिर दर्शन करने के लिए? एफआईआर भी हुई, शायद लड़कियों पर कार्रवाई भी हो। पर चिंतित कर देने वाली बात यह है कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे हमारी मानसिक हालत को लगातार बिगाड़ रही हैं। ये लोग अपने से बड़ा छोटा मतलब किसी को कुछ भी नहीं देखते और ना ही किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी होती है ना, या वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती है किसी भी जगह पर, उनको कोई भाव देते हैं। इनको सिर्फ एक ही बात का भूत सवार रहता है कि भैया हमको तो रील बनानी। इन इन्फ्लुएंसर्स के लिए अपने और आसपास के लोगों से ज्यादा जरूरी अननोन लोगों के आने वाले लाइक्स और कमेंट जरूरी हो गए। कुछ नया कंटेंट लाने के चक्कर में ये इन्फ्लुएंसर्स कभी अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। कैसे लगती है इन प्लेटफॉर्म्स की आदत, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शुरुआत में जब रील्स और शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस हुए थे तब आपको इनको देखने के लिए अपने टॉपिक सर्च करना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में इनके एल्गोरिदम और एआई से इतने ज्यादा ये लोग कैपेबल हो चुके हैं कि आज की तारीख में खुद ब खुद आपको अलग अलग कंटेंट के वीडियो सामने दिखने लगेंगे। जहां पहले किसी वीडियो को देखने के लिए 10, 15, 20 मिनट देने पड़ते थे, वहीं आज की तारीख में 15-20 सेकंड का ये वीडियो या हद से 1 मिनट का वीडियो आपको अलग अलग तरह का कंटेंट दिखा देगा और आपको अलग अलग लोग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, इन वीडियोस को देखकर होता बस ये है कि हमारा डोपामिन रिलीज होता है, जो कि हमको खुशी की अनुभूति दिलाने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बार बार हमारे पसंद की रील सामने आती है तो डोपामिन रिलीज होने की प्रोसेस रिपीट होती ही रहती है। इससे लोगों के ब्रेन को काफी अच्छा महसूस होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये डोपामिन क्या करेगा? देखिए, ये एक प्रकार की हार्मोन होती है ह्यूमन बॉडी में, और जब भी इंसान को खुशी मिलती है तो डोपामिन रिलीज होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोशल मीडिया ने हम सबको वाकई में अपना गुलाम बना लिया है। आज की तारीख में भले ही टिकटॉक भारत से जा चुका है, पर जाने से पहले इसने मार्केट को चुनौती देने के साथ साथ समाज और संस्कृति के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, जिससे उभर पाना नामुमकिन सा लगने लगा है। उल्टा अब तो हालात ऐसे हैं कि गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट कंपनियों को भी पता लग चुका है कि ऐड करने का सबसे कामयाब तरीका इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर है। अब कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर में ऐड देखकर या टीवी पर देखकर जाने वाले एड से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जितना कि वो इन्फ्लुएंसर्स के बनाए गए प्रमोशनल वीडियोस, रील्स और मीम से ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसलिए भी ये जाहिर सी बात है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद नहीं करवाया जा सकता। इन सब कुछ के बीच में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? हमारी ख्वाहिशों को समझना ही कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, पर क्योंकि हमने किसी के पास वो एक चीज देख ली है और अब हमें उसकी चाहत होने लगी है, तो इस टर्म को मिमेटिक डिजायर कहते हैं। इसमें हमें समझ नहीं आता कि क्या हमारी असली ख्वाहिश है और कौन सी ख्वाहिश हमने किसी को देख कर पाल ली। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ भी बोल दिया, वही करने में हम लग जाते हैं। फिर चाहे वो लड़की पटाने के टिप्स हो या एनर्जी ड्रिंक पीना हो, डाइट मेंटेन करने के लिए, या फिर कौन सा मेकअप या कौन सा ब्रांड हमको प्रेफर करना होगा, हम अपनी खुद की कोई पर्सनल चॉइस ही नहीं रखते। अगर टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को बढ़ते हुए देखना है तो इन इन्फ्लुएंसर्स को ही बीड़ा उठाना पड़ेगा। जहां ये इन्फ्लुएंसर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और महंगे महंगे कपड़ों में रील्स दिखाते हैं, वहीं इन्हें अपने फॉलोअर्स को यह भी समझाना होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के कितने फायदे हैं, और अगर लोग इस्तेमाल गलत चीजों के लिए इसका करेंगे तो असल में वो अपने जीवन के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं। जहां वो एक तरफ चकाचौंध भरी दुनिया दिखा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ उनको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक बहुत ही अवसाद भरा दौर भी होता है। ये सब माया जाल है, आज है कल नहीं होगा। आप ही सोचो ना कि अगर टिकटॉक की तरह ये प्लेटफॉर्म भी बंद हो गए तो इन सब का क्या होगा। आज के दौर में सोशल मीडिया की ताकत इतनी ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी बात, परेशानी, कंप्लेंट्स बहुत ही आसानी से अथॉरिटीज तक पहुंचाई जा सकती। सिर्फ एक ट्वीट, एक फोटो से हम बड़े से बड़े लीडर की अटेंशन अपनी प्रॉब्लम्स पर ला सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के गुड एंड बैड्स के बारे में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब से हम खुद को कैसे दूर रख सकते हैं। देखिए, वैसे तो अगर मैं सच बात करूं
तो आजकल के इस दौर में मोबाइल से दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, जहां हमारे डेली यूजेस का आधा काम तो हमारे मोबाइल से ही हो जाता है। पर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ये बात हमें माननी पड़ेगी। कोशिश तो कर ही सकते हैं, कुछ ऐसे करें जिससे टेक्नोलॉजी हमारी नहीं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो हमें मोबाइल का यूज सिर्फ वही करना शुरू करना होगा जहां उसके बिना काम ना बने। दूसरा, पढ़ाई के लिए किंडल या किसी भी टैब का यूज करने से बेहतर होगा कि अगर आप फिजिकली बुक पढ़ें। इससे होगा यह कि अचानक से पढ़ते पढ़ते आपको कोई वेब सीरीज या मूवी पे स्विच करने का मौका नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको फालतू के ऐड नहीं दिखेगा। ऐसी कई चीजें हैं जिनमें टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिर चाहे वो कपड़े धोने की मशीन हो, या घर साफ करने के लिए रोबोट हो, या फिर विदेश में बैठे किसी जिगरी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना हो। पर इन सबका सबसे पहला हमें इस्तेमाल सही तरीके से करना सीखना होगा, और यह भी ध्यान रखना होगा कि बिना जरूरत के हम इन डिवाइसेस से दूरी बनाकर रखें। और लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमें फोकस करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि ये एक्सपीरियंस आपने भी किया होगा कि जब भी हम ज्यादा मोबाइल देखते हैं या रील ज्यादा स्क्रॉल करते हैं तो खुद से ही ये परेशानी होने लगती है, इरिटेशन सा होने लगता है, नेगेटिविटी से फील होने लगता है। ऐसी कंडीशन में इन सब एक्टिविटीज को इरेज करने पर फोकस करना चाहिए। हमें प्रेजेंट में रहना सीखना चाहिए। अब हम सबको अपने लाइफ गोल्स पर फोकस करना भी शुरू कर देना पड़ेगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल उतना ही करें जितने में आपकी जरूरत पूरी हो जाए। ये कुल मिलाकर एक क्रिएटिविटी को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका है। और घर में जो झगड़े हो रहे हैं, देखिए उनका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप वाकई में कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि अश्लीलता फैलाना तो कहीं से कहीं तक भी कंटेंट नहीं होता है। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।